हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपक्षय। हमारा टॉपिक चल रहा था अपक्षय, वेदरिंग। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? वेदरिंग। इसके अंदर हमने चर्चाएं की है वेदरिंग में कि ये अपक्षय अनाच्छादन का पार्ट है। हमने अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं को देखा। इसके अंदर अपक्षय अपने ही स्थान पे टूटना फूटना की क्रिया जो होगी, जो स्थैतिक प्रकार की क्रिया होगी, जिसको हमने अपक्षय कहा है। ठीक है, और जो उस टूटने फूटने में जो गतिशील क्रिया होती है उसको हमने अपर्दन कहा है। तो स्थैतिक क्रिया का मतलब अपक्षय और गतिशील क्रिया का मतलब होता है अपर्दन। समझ गए बात? अपक्षय जो होता है वो दो तरीके से उसमें टूटने फूटने की क्रिया होती है। एक तो होता है विघटन, एक होता है वियोजन। दो तरीके से होती है। एक तो कौन सा होता है? विघटन होता है, एक होता है वियोजन। विघटन का मतलब होता है जो भौतिक या यांत्रिक रूप से या जैविक क्रिया के माध्यम से टूटना फूटना हो, तो हम उसको यहाँ पर विघटन कहते हैं। और जो रासायनिक क्रिया के द्वारा, जिसमें ऑक्सीकरण होता है, कार्बोनीकरण होता है, जलयोजन होता है और सिलिका पृथक्करण होता है, उनके द्वारा जो चट्टान है वो कमज़ोर और ढीली पड़कर टूटती है, तो उस क्रिया को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो उस रासायनिक अपक्षय के कारण उसको वियोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वियोजन। तो विघटन और वियोजन दो रूपों में ये अपक्षय की क्रिया होती है। इसको हमने नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनको पढ़ा। जो चट्टानों का संगठन और संरचना उसको प्रभावित करती है। स्थल का जो ढाल का स्वभाव है वो इसको प्रभावित करता है, और जो जलवायु में भिन्नता होती है वो इसको प्रभावित करती है। फिर हमने इस अपक्षय का एक चार्ट देखा। उस चार्ट में हमने पढ़ा भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जो जैविक अपक्षय है या प्राणी वर्गीय अपक्षय, उसकी चर्चा की। आज हम इन तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय जिसको हमने यांत्रिक अपक्षय भी कहा है। क्या कहा है? यांत्रिक अपक्षय। यहाँ पर दूसरा जो अपक्षय था वो रासायनिक अपक्षय था। रासायनिक अपक्षय जिसके अंदर ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जलयोजन और सिलिका पृथक्करण था। तीसरा अपक्षय था वो अपना जैवीय अपक्षय था, जिसको हमने प्राणी वर्गीय अपक्षय भी कहा है। प्राणी वर्गीय। समझ रहे हो बात? यहाँ पे हमने तीन प्रकार के रूपों में हमने अपक्षय को देखा है। आज जो पढ़ेंगे हम, सबसे पहले भौतिक अपक्षय को पढ़ेंगे, जिसका पाठ हमने किया सूर्यातप के रूप में, यहाँ पे दाब के रूप में किया, यहाँ पर वायु के रूप में किया, और यहाँ पर हमने तुषार या पाला के रूप में किया। किसमें किया? तुषार या पाला। समझ रहे हो? यहाँ पे हमने इसको चार रूपों में देखा। यहाँ पे बात करें सबसे पहले हम तुषार की। ध्यान देना, सूर्यातप की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सूर्यातप की। सूर्यातप होता है, क्या होता है सूर्यातप? ध्यान देना। देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो लिपटा हुआ भाग होता है इसको यहाँ पे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो यहाँ से देखो, ध्यान देना, यहाँ पर चार प्रकार की किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं? चार प्रकार की किरणें। एक किरण होती है सूर्य के जो बाह्य भाग कोरोना है यहाँ से निकलती है। इस किरण को अंतरिक्ष तक यहाँ पे कहते हैं सौर्य विकिरण। क्या कहते हैं? सौर्य विकिरण। समझ रहे हो बात? जब ये सौर्य विकिरण इस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इस प्रवेश की हुई किरण को यहाँ पे कहते हैं सूर्यातप। क्या कहते हैं? सूर्यातप या इंसोलेशन। क्या कहते हैं इसको? इंसोलेशन। यहाँ पर
इस सूर्यातप की बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में चलती है तो अंतरिक्ष तक तो उस सूर्य से निकलने वाली जो विकिरणें हैं, रेडिएशन है, उनको हम क्या कहते हैं? सौर्य विकिरण कहते हैं। और जब वो सौर्य विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रवेशित सौर्य विकिरण हैं उनको हम यहाँ पे सूर्यातप या इंसोलेशन कहते हैं। जब ये धरातल तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में धरातल पर आ जाती हैं तो धरातल पर आने के बाद में इन किरणों को कहते हैं भूमंडलीय विकिरण, ग्लोबल रेडिएशन, भूमंडलीय विकिरण कहते हैं इसको। समझ गए बात? यहाँ पे भूमंडलीय विकिरण यहाँ पर जब धरातल पर पहुँचती है उसके बाद धरातल से टकरा करके वापस वो किरणें धरातल पर टकराने के बाद वापस परावर्तित होती है। तो परावर्तित जो किरणें होती हैं इनको यहाँ पे पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण, जिसको हम टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्टेरियल रेडिएशन, जो दीर्घ रूप में होता है। ये लघु रूप में आती हैं और जाती किस रूप में है? दीर्घ रूप में। तो ये रेडिएशन है। ये हमने केवल सूर्यातप के बारे में जानने के लिए बताया है कि सूर्यातप कहाँ पर है। ये जो सूर्य विकिरण है, ये विकिरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो प्रवेशित सूर्य विकिरण है उनको हम सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सूर्यातप की। समझ रहे हो बात? सूर्यातप अपक्षय कैसे होता है? सूर्यातप से हम कहते हैं कि सूर्यातप द्वारा जब अधिक अपक्षय का कार्य उष्ण मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है। उष्ण मरुस्थलीय मतलब ज़्यादा तापमान वाला जो मरुस्थल होता है उसके अंदर ज़्यादा ये सूर्यातप से प्रभावित अपक्षय होता है। सूर्यातप का जो प्रभाव जो होता है वो जो आग्नेय चट्टान है उन पर अधिक देखने को मिलता है, जबकि चट्टान का चूर्ण द्वारा निर्मित शैल है तथा बालू का पत्थर पर प्रभाव कम पड़ता है। यानी यूं कहें चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान होती है, सबसे प्राथमिक जो चट्टान होती है, उस चट्टान पर इसका प्रभाव क्या होता है? ज़्यादा होता है। कारण क्या है? दिन का समय होता है। जब दिन का समय होता है तो दिन में टेम्परेचर ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे हम बात करेंगे पृथ्वी की। इस पृथ्वी पर यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान है। ठीक है, तो ये चट्टान जो है जैसे आग्नेय चट्टान है। कैसे चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। जब दिन में सूर्य की जो प्रवेशित सौर्य विकिरण है, जो वायुमंडल, यहाँ तक वायुमंडल है पृथ्वी का, इसके यहाँ पे प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? सूर्यातप। क्या होता है? इसको सूर्यातप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। जब ये सूर्य ताप है या सूर्य की किरणें हैं इस क्षेत्र पर या इस चट्टान पर गिरेगी तो इस समय यहाँ पर इस चट्टान को गर्म कर देगी। क्या कर देगी? गर्म कर देगी। और गर्म करने के बाद में यहाँ पर ये जो चट्टान होगी वो गर्म होने के बाद में फैलती है। क्या होगी? फैलती है। जब रात्रि का समय आएगा, यह तो दिन की कंडीशन थी, जब रात्रि का समय आएगा तो इससे जो सूर्य विकिरण की ऊष्मा अवशोषित हुई थी वो वापस उत्सर्जित हो जाती है, यानी बाहर की ओर निकल जाती है। और निकलने के बाद में ये जो चट्टान होगी वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने पे वो वापस सिकुड़ती है। दिन में टेम्परेचर पा करके गर्म होगी, गर्म होकर के वो चीज़ फैलती है। किसी भी चीज़ को देख लो आप गर्म करोगे तो वो फैलेगी, जब वो ठंडी होगी तो वापस सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे फैलना और सिकुड़ना लंबे समय तक, यानी लगातार ऐसे फैलने सिकुड़ने की क्रिया हो जाएगी। तो ये जो चट्टान है ये बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडित हो जाएगी या विघटित हो जाएगी। तो जिसको हम क्या कहते हैं? पिंड विच्छेदन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन कहते हैं जिसको। समझ रहे हो बात? यानी दिन के समय फैलना, रात्रि में सिकुड़ना, और लगातार ऐसी प्रक्रिया होती रहे तो वो चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है अपने ही स्थान पर। तो हम कहते हैं कि इस विघटित रूप को, यानी ये विघटित हुआ, विघटन और वियोजन 2 चीज़ें ध्यान देना। हमने शुरू में पढ़ी है कि जो भौतिक क्रिया और जैविक क्रिया के माध्यम से जो अपक्षय होता है वो विघटन होता है।
समझ गए बात। और जो रासायनिक क्रिया के द्वारा अपक्षय होता है वो वियोजन होता है। तो यहाँ पर जो चट्टान है वो भौतिक क्रिया के द्वारा हुई, यानी प्रकृति की जो देन है, यानी जो भौतिक घटनाएं हैं जिसके कारण सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो इस चट्टान को तोड़ने में अपना हाथ लगा रही हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो ये चट्टान हो रही है, टूट रही है अपने स्थान पे, इसका विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विघटन। तो इसको हम कहते हैं पिंड विच्छेदन, यानी वो चट्टान है उसका बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। समझ गए बात। यहाँ पे आगे बढ़ें। जब चट्टानें जो होती है वो अनेक खनिजों की बनी होती हैं, तो उनमें ताप का प्रभाव होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, जिसमें किसी में लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में एल्यूमिनियम के तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी चट्टान में चूना पत्थर की चट्टान होती है, कोई संगमरमर की बनी हुई चट्टानें होती हैं। तो अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों की जो चट्टानें होती हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में टूटती रहती हैं। इनके फैलने और सिकुड़ने की जो दरें हैं वो इन खनिजों पर निर्भर करती हैं, जिसके कारण छोटे छोटे कणों में ये बदलती रहती है। अगर छोटे कणों में बदलेगी ध्यान देना, अगर चट्टान छोटे कणों में बदलेगी तो उसको कहेंगे कणिकामय विखंडन। क्या कहेंगे? कणिकामय विखंडन। उसको कहेंगे कणिकामय विखंडन कहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं या पहाड़ी भाग हैं जिनमें ताप की भिन्नता के कारण चट्टानों में टूटने फूटने की क्रिया होती है। और जब आप देखते होंगे कई चट्टानें ऐसी हैं जहाँ पे टूटते हैं तो बंदूक के चलने जैसी आवाज़ वहाँ से निकलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे निकली, तो वो तापमान के प्रभाव के कारण ही निकलती है। हम कहते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर चट्टानी भाग हैं वहाँ पे तापमान ज़्यादा होने के कारण वो फैलती है, रात्रि में वो ठंड के कारण सिकुड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर जो वो चट्टान टूटेगी तो वहाँ पर बंदूक चलने जैसी आवाज़ आपको महसूस करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूर्यातप। सूर्यातप के कारण यानी दिन में फैलना सिकुड़ना जैसी क्रिया होने से यहाँ अपक्षय की क्रिया होती है। तो इसमें भौतिक जो अपक्षय है उसमें सबसे प्रमुख जो कारक माना जाता है वो सूर्यातप को ही माना जाता है। दूसरा जो कारक है वो तुषार या पाला है। तुषार या पाला जो शीतोष्ण और शीत क्षेत्र होते हैं या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। मैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की बात क्यों कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये जैसे ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी से जैसे हाइट की ओर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, तापमान घटता है। क्या होता है? तापमान घटता है। और तापमान घटता है किस दर से? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। याद रखना, यहाँ जब हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, जब धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वहाँ पर तापमान है, वो तापमान घटने की जो दर होगी वो होगी 6.5 सेंटीग्रेड प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति किलोमीटर की दर से। यानी 1 किलोमीटर हाइट पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। फिर 1 किलोमीटर और हाइट पर जाएंगे तो फिर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो प्रति 1 किलोमीटर पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो यूँ कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र ध्यान देना, यहाँ पर यह पर्वतीय क्षेत्र है। समझ गए बात? इस पर्वतीय क्षेत्र में हम बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र में यह धरातल का तापमान जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम 1 किलोमीटर हाइट तक गए तो यहाँ पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना? 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बचा। तो यहाँ पर आधा किलोमीटर जाने पर ये और कम हो गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ या नहीं हुआ? धरातल का 10 डिग्री है तो यहाँ का 0 डिग्री हुआ या नहीं हुआ इस हाइट पर? अब देखो इसके ऊपर ये जो लाइन होती है 0 डिग्री वाली, इसको स्नो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नो लाइन। ठीक है, यानी हिम रेखा बोलते हैं इसको, हिम रेखा। यहाँ से 0 डिग्री से माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री, तो 0 डिग्री हिमांक बिंदु होता है। क्या होता है? हिमांक बिंदु। और हिमांक बिंदु पर पानी का बर्फ में बदलना होता है।
यानी इस टेम्परेचर पर आने पर पानी है वो बर्फ़ में बदल जाती है। पानी के 3 रूप होते हैं, एक तो क्या होता है द्रव, एक ठोस, एक गैस। द्रव में जल रहता है, ठोस में बर्फ़ रहती है और गैस में जलवाष्प रहता है जो वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पे यूँ कहें तो इस हाइट पर जो जल की बूंदें हैं वो पानी बर्फ़ में बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे हमेशा ग्लेशियर बने होते हैं। आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में आप घाटी वाले क्षेत्रों में या मैदानी भागों में देखोगे तो वहाँ पर आपको कोई बर्फ़ नहीं दिखेगी, लेकिन आप उसके पर्वतीय क्षेत्रों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्लेशियर नज़र आएंगे। यानी सियाचिन ग्लेशियर जैसे जो ग्लेशियर हैं वहाँ पर वो आपको नज़र आएंगे। तो वो हाइट पर हैं। तो हाइट पर का मतलब है कि धरातल से हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे जो बारिश है या जलवाष्प की जो बूंदें हैं वो बर्फ़ के रूप में वहाँ पे हिमवर्षा करती हैं, जिसके कारण वो हिमवर्षा इस पर्वतीय क्षेत्रों में जम जाती हैं। यानी जो हिमवर्षा आएगी जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे वो जमती चली जाएगी और एक ढेर सा बन जाएगा। तो ये पर्वतीय क्षेत्र बर्फ़ से ढके रहते हैं जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तापमान की वजह से होता है, इस तापमान की वजह से। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, तुषार या पाला। तो तुषार या पाला कहाँ पड़ता है, या तो शीतोष्ण क्षेत्र होगा, यानी शीतोष्ण में भी ठंड रहती है, या शीत क्षेत्र होगा, या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होंगे, या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होंगे। तो आप देख सकते हो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फ़ का बनना होता है, शीतोष्ण ठंडे क्षेत्रों में भी पानी का बर्फ़ में बदलना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है माइनस में होता है। और शीत क्षेत्र तो वहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में तो बर्फ़ का जमा रहना यहाँ पे मुलाजिम है। यानी हम कह सकते हैं वहाँ तापमान कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा जो क्षेत्र है धरातल है वो हिमाच्छादन के रूप में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तुषार का प्रभाव सबसे ज़्यादा इन चट्टानों पर होता है जो ठंडे क्षेत्रों में हो। वहाँ पर हम कहेंगे कि जिन दिन में चट्टानी जो भाग है उन दरारों में पानी भर जाता है। याद रहे, यहाँ पे यूँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ मान लो इन क्षेत्रों के अंदर दिन का समय होता है, दिन का समय होता है, उस समय ये पानी के रूप में रहता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है, बर्फ़ पिघली हुई रहती है, तो पानी है वो इन चट्टानों की दरारों में चली जाती है। देखो यहाँ पे जैसे ये चट्टानी भाग है तो इसकी दरार में यहाँ पे पानी भरा रहता है। समझ गए बात। ये दिन का समय है, जब रात्रि होगी ठंड होगी और तापमान हिमांक बिंदु पर चला जाएगा, यानी 0 डिग्री से न्यूनतम में आ जाएगा, तो वहाँ पे वो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है। और बर्फ़ में बदलेगा तो उस बर्फ़ का आयतन जो प्रसार है, बर्फ़ का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी फ्रिज में आप किसी बर्तन के अंदर आप पानी रखा बर्फ़ के लिए और वो बर्फ़ सुबह देखोगे तो उस बर्तन का जो भाग आपने पूरा भरा है उससे आपको कुछ खाली नज़र आएगा। तो आप उसको देखोगे, क्यों नज़र आया, क्योंकि उसका आयतन बढ़ा है। ठीक है, यानी वो बर्फ़ का वैसे तो घटा, लेकिन वो सिकुड़ने से जो बर्तन है उसमें उसका प्रसार हुआ वो ज़्यादा हुआ। आपने कभी देखा होगा वो बर्तन जो है बर्फ़ वाला वो तिरछा या टेढ़ा हो जाता है। कारण क्या है कि उसका आयतन बढ़ता है, वो इसको तोड़ तो नहीं पाती, बर्फ़ है वो उस बर्तन को तोड़ तो नहीं पाती, लेकिन उसमें दाब लगा करके उसको तिरछा या बांका कर देती है। तो हम कह सकते हैं, हम यूँ कहें कि इन चट्टानों में इन चट्टानी भागें, चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जब ये पानी के रूप में होती हैं तब ठीक है, लेकिन जब ये बर्फ़ में बदलेगी तो बर्फ़ में बदलने के कारण इन कमज़ोर चट्टानों को वो तोड़ देती हैं, और तोड़ने के कारण ये अपक्षय की क्रिया हो जाती है, जिसको अपघटित कहते हैं। समझ रहे हो बात। तो इन चट्टानों में दरारों में पानी भर जाता है और रात्रि में बर्फ़ है वो हिम में बदल जाती है, जिसके कारण चट्टानों में दरार पड़ जाती हैं। और दरार बर्फ़ का जो आयतन बढ़ने से पड़ती है, दबाव पड़ता है, यानी बर्फ़ का दबाव बढ़ता है, जिसके कारण चट्टानें फैलती हैं तथा विखंडित हो जाती हैं। फैलने का मतलब चट्टान दूर होती हैं दरारों से, तो वहाँ पे वो चट्टान टूट जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे बालू का पत्थर चट्टान है या कोई चट्टान है वो रंध्र युक्त होती है, उसमें तुषार क्रिया जो होती है, पाला जो होता है, उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। कौन सी चट्टानों में, या तो बालू का पत्थर में, बालू का पत्थर चट्टान होती है वो कमज़ोर होती है, या रंध्र युक्त होती है, रंध्र युक्त चट्टान होती है,
चूना पत्थर वाली। जैसे आपने इस चौक को देखा होगा, रंध्र युक्त चट्टान होगी, वो वहाँ पर आप कोई भी जल गिरोगे तो वो जल को ग्रहण कर लेगी, यानी उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं यहाँ पे, तो जल है वो इन कणों से होकर के अंदर चला जाता है। इस कणों को ही यहाँ पे रंध्र कहते हैं। दो कणों के बीच वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जैसे आप आग्नेय चट्टान की बात करोगे तो उस पत्थर पे आप क्या डालोगे? पानी डालोगे। आप ध्यान देना, कभी आपने दो प्रकार के पत्थर देखे होंगे, एक तो सफ़ेद रंग का पत्थर देखा होगा और एक नीले कलर का पत्थर देखा होगा घर पर। तो नीले कलर का जो पत्थर होता है उस पर आप पानी डालोगे तो वो पानी उसके अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर रंध्र नहीं होते, ठीक है। एक रेड कलर का और सफ़ेद रंग का जो पत्थर होता है, आप उस पर थोड़ा पानी डालोगे तो वो उसका अवशोषण कर लेगा, यानी पानी उस पत्थर के अंदर चला जाएगा, तो उसके अंदर रंध्र होते हैं। तो आप ध्यान रखना, रंध्र युक्त जो चट्टान होगी उसके अंदर यहाँ पर तुषार क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि वो पानी का अवशोषण कर लेता है और रात्रि में वो पानी बर्फ़ में बदलता है तो वो फैलता है, ठीक है। और फैलेगा तो उस चट्टान में दरारी रूप ला करके उस चट्टान को तोड़ देता है। तो ये क्रिया होगी। आगे बात करते हैं तुषारपात के अलावा। तुषार का मतलब हो गया जल का पानी में बदलना, ठीक है। यहाँ पे आगे की जो क्रिया है वो, जैसे हम बात करें वायु या ताप की, जो वायु है, रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी जो मानसूनी प्रदेश हैं, कौन से प्रदेश? या तो मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं, या मानसूनी जो प्रदेश हैं, जैसे दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया वाला मानसूनी प्रदेश है, वहाँ पर वायु द्वारा या ताप के द्वारा दोनों के सम्मिलित प्रभाव से चट्टानों की जो परतें हैं वो सेकेंद्रीय या क्षैतिजीय परतों का यहाँ पे अलगाव या अलग हो जाती हैं। यूँ कहें कि इसे जो अवदलन की क्रिया होती है या परतों का उखड़ना कहते हैं, जिसको हम किसी क्षेत्र में अगर हम बात करें, यूँ कहें, एक बार देखो, कोई चट्टान है, ध्यान से देखना इसको, कोई चट्टान है वो परतों के रूप में है। किस रूप में है? परतों के रूप में है। समझ गए बात? ये परतों के रूप में चट्टानी भाग है धरातल के ऊपर, ठीक है। अब दिन के समय यहाँ पे ताप और वायु दोनों इसको प्रभावित करती हैं। ताप भी करती है और वायु भी करती है। क्या करती है? ताप और वायु दोनों इसको प्रभावित करती हैं। दिन के समय तापमान ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तापमान पड़ेगा तो ऊपर वाली चट्टान है वो यहाँ पे गर्म होकर के फैलेगी और यहाँ पे दरारी रूप हो जाएगा इसमें। समझ गए बात? जब यहाँ से वायु चलेगी तो इस चट्टान का इस भाग को ये उखाड़ करके ले जाएगी। यहाँ से इस ऊपरी भाग को वो उखाड़ करके ले जाएगी, तो ऊपर की इस परत को ये वायु के द्वारा उखाड़ दिया जाता है। तो ये सेम अपने ओनियन जो होता है, ओनियन यानी प्याज, आज का आपने कभी प्याज को छीलते देखा है तो प्याज के ऊपर एक परत के बाद दूसरी परत होती है, यानी ऊपर की परत, फिर नीचे की परत, फिर नीचे की परत। इस तरीके की ये चट्टानें होती हैं जहाँ पर ताप से ऊपरी चट्टान है वो गर्म होकर दरारी रूप ले लेती है, जिसके कारण दरारी रूप होने के बाद में उसके जो वायु आएगी, वायु उस चट्टान को उड़ा करके ले जाएगी। तो यहाँ पर जो अपक्षय होगा वो भौतिक अपक्षय होगा। समझ गए बात? तो ये प्याज की तरह, ऊपर के छिलके की तरह ये अलग होती हुई चट्टानें होती हैं, जिसको हम ओनियन चट्टान कहते हैं। समझ गए बात? जिसको हम क्या कहते हैं? ओनियन चट्टान। ये तेज़ हवा के कारण ही होता है ऐसा। जब तेज़ हवा टकराती है तो ऊपरी जो ढीली चट्टान होती है तापमान के द्वारा की हुई, ठीक है, वो अलग हो जाती है, जिसको हम अपशल्कन या ओनियन अपक्षय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अपशल्कन भी बोलते हैं, अपशल्कन या ओनियन अपक्षय। यहाँ पे कौन सी क्रिया से हुआ है? ताप और वायु की क्रिया के कारण हुआ है। फिर हम कहते हैं दाब मुक्ति। जो दाब वाला है, दाब मुक्ति अपक्षय कैसे होता है? दाब मुक्ति का मतलब कई चट्टानें जो होती हैं वो पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं। पृथ्वी के जो अंदर की बात करें तो कई चट्टानें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अन्य चट्टानों से दबी होती है। अगर वो ऊपर की चट्टान है वो अपर्दित हो जाए तो नीचे की चट्टान दाबयुक्त हो जाएगी। कैसे? जैसे मानो यहाँ पे कोई चट्टान है, इसके ऊपर ये चट्टान है, इससे ये दबी हुई है।
समझ गए बात। यह नीचे दबी हुई है, यहाँ चट्टान है वो इसको नीचे वाली को दबा के रख रही है। अब इसका अपरदन हो जाए, अपरदन किसी भी कारण से हो सकता है, या तो वायु करेगी या पवन करेगी या हिमानी करेगी, वो इसका इस चट्टान का यहाँ पे अपरदन करती रहेगी, यानी इसका कटाव करती रहेगी। तो ये चट्टान है वो हट जाएगी यहाँ से, यानी इसका कटाव हो जाएगा पूरा। तो अब इससे दाब मुक्त हो जाएगी, यानी इसके ऊपर अब किसी भी चट्टान का दबाव नहीं है। तो ये वापस अपने स्थान पर आना स्टार्ट होगी। समझ गए बात। अपने स्थान पे आएगी तो इसमें क्रैक्स पड़ेंगे, इसमें क्या पड़ेंगे, क्रैक्स, क्योंकि ऊपर वापस होगी तो चट्टान में दरार पैदा हो जाएगी, और दरार होगी तो ये ऊपरी भाग है, इस कारण जो दरार पड़ती है इस चट्टान में, उस चट्टान का ऊपरी भाग मूल चट्टान से अलग हो जाता है, और चादरी विभाजन के रूप में इसको हम अपक्षय के अंदर शामिल करते हैं। जैसे हम बात करें ग्रेनाइट और संगमरमर की जो चट्टानें हैं, इस प्रकार के ही चट्टान मानी जाती है। संगमरमर जो होता है, संगमरमर यहाँ पर जो चट्टानें हैं, जैसे यहाँ पे संगमरमर की एक परत है, ये चूना पत्थर की, इसके ऊपर दबाव लगता है। समझ गए बात, दबाव लगता है, और दबाव लगने से ये चूना पत्थर किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, संगमरमर में। जब ऊपर की चट्टानें हट जाएंगी तो ये जो चट्टान है चूना पत्थर वाली संगमरमर में बदली हुई चट्टान जो है, यहाँ पर ये दाब मुक्त होते ही ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी तो ये दरारों में बदल जाएगी, तो इसकी ये लेयर्स बन जाएंगी, यानी चादर के रूप में इसकी लेयर्स बन जाएंगी दरारों से। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, चादरी अपक्षय बोलते हैं, या यहाँ पे चादरी विभाजन बोलते हैं। तो यहाँ जो अपक्षय होगा वो कौन सी चट्टानों में होगा, या तो चूना पत्थर की, या संगमरमर की, या ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं, जैसे हम ग्रेनाइट का पत्थर देखते हैं, संगमरमर का जो पत्थर देखते हैं मार्बल, उस तरीके की चट्टानों में जो अपक्षय होता है वो चादरी अपक्षय कहलाता है। या किसके कारण होता है, ये दाब मुक्ति के कारण होता है। समझ गए बात। ये हो गया आपका भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय। हमने क्या पढ़ा, सूर्यातप पढ़ा हमने यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट पढ़ा तुषार या पाला का पढ़ा, तीसरा जो वायु ताप का पढ़ा है, और चौथा दाब मुक्ति का पढ़ा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय, जो ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण और जलयोजन, सिलिका का पृथक्करण, इनकी चर्चा करेंगे, जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।